मैं क्या आजकल एक माँ की तरह और हूँ। एक माँ होती है ना, जैसे वो अपने बच्चे को संभालती है, ऐसे मुझे भी क्या है, रात भर 1:30 से लेकर के 3:30 तक बेटे को संभालना पड़ा। सोया नहीं, रोया बहुत। उसकी माँ को ड्यूटी जाना था, मुझे संभालने पड़ा। तो फिर क्या करूँ, मेरी नींद लेट खुली। कई बार मैं ऐसे भी लेट होता हूँ कि जैसे मिशन आना हो आजकल, और बेटा जिद करता है कि मैं साथ चलूँगा, और उसके चक्कर में 15-20 मिनट लेट होता हूँ। जब तक वो मानता नहीं, उसको थोड़ा बहुत बहला फुसला के इधर उधर लेके नहीं जाते, जब तक वो आने नहीं देता। ये भी एक जीवन का पड़ाव है, महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसका भी फ़ायदा उठाना चाहिए। क्लासें ये तो चलती रहेंगी, बच्चे आते रहते हैं, जाते रहते हैं। यहाँ लाने का थोड़ा चलिए, बोलना हमेशा सच्ची है, मुझे झूठ नहीं बोलना। ईमानदार हृदय से बने रहना है, बस इस बात को हमेशा कहता हूँ। क्लास शुरू करते हैं। पढ़ क्या रहे थे लास्ट? 57, 58, 59, 60 बता, पढ़ क्या रहे थे? गजानन माधव मुक्ति बोध। कहाँ जन्म हुआ? श्योपुर में, ग्वालियर के पास है, MP। कब हुआ जन्म? 1917 में। डेथ कब हुई? 1964 में। पत्नी का नाम क्या? शांता। उपनाम देखें तो फैंटेसी का कवि, और भयानक खबरों कवि, और तीव्र इंद्रिय विरोध का कवि, और लोक जीवन का जासूस। किसने कहा? रमेश कुंतल मेघ ने। आरक्षितों का कवि किसने कहा? नामवर सिंह ने। प्रगतिवाद और नई कविता के बीच का सेतु है, किसने कहा? किसी ने कहा, मैं नहीं कहा, कहा जाता है। उसके अलावा आपको पढ़ाया था कि 2 पत्रिकाएं हैं इनकी, नया, खून और हंस। ये पढ़ाई थी कल, बस यही लिखाया था ना। आगे की हेडिंग क्या है? काव्य कृति। अच्छा, काव्य कृति पे आ गए आप। चलो तो सुनो। एक रचना है, भूरी भूरी खाक धूल। क्या नाम? भूरी भूरी खाक धूल। 1980 में आई थी। और एक रचना है, इसमें एक कविता है, आपने पढ़ी हो कभी, शहर स्वीकारा है। कौन सी कविता? शहर स्वीकारा है। और एक इनकी काव्य कृति है, चांद का मुंह टेढ़ा है। क्या? चांद का मुंह टेढ़ा है। देखिए, इस कविता को, इसके ऊपर कुछ बातें कही गई है। एक तो इसमें 2 कविताएं हैं, एक तो अंधेरे में और एक ब्रह्म राक्षस। सॉरी, ठीक है, ब्रह्म राक्षस। जो अंधेरे में है ना, ये पहले आशंका के द्वीप अंधेरे में, आशंका के द्वीप अंधेरे में इस नाम से छप चुकी थी। बाद में इसको अंधेरे में ही लिख दिया। और एक रचना कौन सी है? ब्रह्म राक्षस। अंधेरे में है ना, ये 45 पृष्ठ लंबी, हिंदी की सबसे लंबी कविता है। हिंदी की 8 खंडों में है। कौन सी? अंधेरे में। ब्रह्म राक्षस में क्या है, जो व्यक्ति है ना, वो प्राप्त ज्ञान को व्यावहारिक नहीं बना पाता। प्राप्त जो ज्ञान है उसको व्यावहारिक नहीं बना पाता। इसी बात को लेकर के व्यक्ति कुंठित रहता है। आपने जो भी काम सीखा है उसके अनुकूल अगर आप उसको प्रैक्टिकल ले आएं तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं रहेंगे। आपने मान लीजिए मुक्तिबोध पढ़ा, याद किया, सब कुछ अच्छा हो गया। कल आपको कोई किसी स्कूल या कॉलेज में आपको मुक्तिबोध पढ़ाने को दे, 12वीं क्लास के बच्चों को, BA लेवल के बच्चों को,
तो आप खुश रहेंगे, क्योंकि जो सीखा था वो काम आया। प्रॉब्लम तब होती है जब मुक्तिबोध पढ़ा और बीए छोड़ करके 5वीं के बच्चों को भी नहीं पढ़वा रहे हमसे। यस या नो? अरे नौकरी नहीं लगी ना, तो फिर दिमाग खराब होता है कि हमने पढ़ा तो ये था और होने ही हम वहाँ चाहिए थे और खड़े यहाँ हैं, तो व्यक्ति को फ्रस्ट्रेट रहता है। एक रचना थी अंतर कथा। दरअसल क्या ये अंतर कथा है ना, ये अंतर कथा पहले जो है अंधेरे में एक अंतर कथा इस नाम से थी। बाद में जब चूंकि अंधेरे में इसको लिख दिया ना, कविता को अंधेरे में, तो इसका ये अंधेरे में शब्द हटा दिया और इसकी जगह क्या लिख दिया? अंतर कथा। ये चांद का मुंह टेढ़ा है, इसको आरक्षित जीवन की कविता कहा है नामवर सिंह ने, सॉरी कामबिलास शर्मा ने। आरक्षितों का कवि मुक्तिबोध को कहा था नामवर सिंह ने, लेकिन आरक्षित जीवन की कविता है चांद का मुंह टेढ़ा है, ये किसने कहा? कामबिलास शर्मा ने। प्रभाकर माचवे ने इसको लावा कहा था, लावा। क्या कहा था? लावा, मतलब गर्म गर्म लावा। प्रभाकर माचवे ने ऐसा। अनुसंधान, अपराध भावना का अनुसंधान या निषेध का निषेध, ऐसा इसको कहा नामवर सिंह ने। इसने कहा जी। और स्वतंत्रता के पूर्व व बाद दहकता इस्पाती दस्तावेज, ये नाम दिया शमशेर बहादुर सिंह ने। शमशेर बहादुर सिंह ने यह भी कहा कि मुक्तिबोध की कविताएं संकेतों से भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती हुई तो चुपचाप कभी कान में राज की बात कहती हुई हमारे पास चली आती है, हमें अपने ही बारे में बताती है, हम स्वयं को चकित होकर देखने लगते हैं और हम हमारे बारे में ही नए सिरे से सोचने समझने लगते हैं। ऐसा किसने कहा? शमशेर बहादुर सिंह ने, मुक्तिबोध की कविताओं के बारे में। दरअसल क्या है कि सतह से उठता आदमी विपात्र काठ का सपना। विपात्र एक लघु उपन्यास है बेसिकली। सतह से उठता आदमी और काठ का सपना, ये 3 दिन की कहानी संग्रह है। अलग ये लघु उपन्यास टाइप है। अगर प्रसिद्ध कविताओं की बात करें, कवि और मृत्यु, मृत्यु और कवि, चूक हो रही है यहाँ पर। कवि और मृत्यु, नास देवता, रात भर अकेले चलते हैं सितारे, बेचैन चील, दिमागी गुहंधकार, शहर स्वीकारा है, भूल गलती, मेरा असंग बबूलपन, ऐसी कुछ कविताएं फेमस हैं। भारत इतिहास और संस्कृति भारत इतिहास और संस्कृति, ये रचना लिखी थी, लेकिन इसको 19 नवंबर 1962 में एमपी गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। थोड़ा सा एक्साइटिंग रचना थी,
तो इसलिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। कामायनी एक पुनर्विचार लिखी है मुक्तिबोध ने। एक साहित्य की डायरी लिखी है। नई कविता का आत्मसंघर्ष, नई कविता का आत्मसंघर्ष, इस नाम से भी समीक्षा लिखी है। किसने? मुक्तिबोध ने। ममता के बादल सी कोमलता भीतर आती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। ये एक पंक्ति है। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर यूं तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। पंक्ति लिखी है। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर। पंक्ति फेमस है। मुक्तिबोध की 3 कविता पंक्तियां हैं जो ज़्यादा पढ़ी जाती है। ओके, और कुछ बचा नहीं। मुक्तिबोध की सृजन प्रक्रिया, मुक्तिबोध की सृजन प्रक्रिया, ये किताब अभी लिखी है उसने, अशोक चक्रधर ने। मुक्तिबोध सृजन पीठ जो है वो एमपी में है, उज्जैन। कौन सी जगह? उज्जैन, जो एमपी का इलाका है, वहाँ पे मुक्तिबोध सृजन पीठ है। मुक्तिबोध का साहित्य वहाँ पे मिलता है। 6 खंडों में है मुक्तिबोध रचनावली, नेमिचंद जैन ने लिखी है। मुक्तिबोध रचनावली जो है 6 खंडों में है। और किसने लिखी है? नेमिचंद जैन ने लिखी है। कुछ समझ में आया? थोड़ा बवंडर टाइप का कवि है ना? तो क्या बहुत अलग लिखता है, गुस्से में लिखता है। और आया ना स्वतंत्रता से पूर्व और बाद में। शमशेर बहादुर ने क्या कहा था वो भी लिखाऊंगा मैं। शमशेर बहादुर सिंह का कथन बताया था ना मैंने अभी आपको। जिज्ञासाओं से स्थिर, अद्भुत संकेतों से भरी, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कान में राज की चुपचाप बात कहती हुई हम तक चली आती हैं। हमें अपने बारे में बताती है। हम पहले से अधिक अपने बारे में सोचने लगते हैं और स्वयं को चकित होकर देखने लगते हैं। ऐसा भाव रहता है किसका? मुक्तिबोध की कविताओं का। ठीक है, अब ये कुछ ही कवि बच रहे हैं आपके। तो शमशेर बहादुर सिंह बच रहा है, भवानी प्रसाद मिश्र बच रहा है, नरेश मेहता बच रहा है और केदारनाथ सिंह बच रहा है। बस उसके बाद प्रयोगवाद भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 दिन की नई कविता, 2 दिन का साठोत्तरी कविता, गो बेंट गॉन, हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा। फिर आपके जो चेहरे हैं वो खिल जाएंगे। कई वर्षों से आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हो ना, कई सालों से पढ़ रहे हो ना हिंदी साहित्य का इतिहास, तो यहाँ पे चलो जी आ जाओ। नहीं ये थोड़ी, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अच्छा वही है क्या? अच्छा जन्म वगैरह कल लिखा दिया था। ठीक है, हेडिंग डालिएगा काव्य कृतियां। काव्य कृतियां, काव्य रचनाएं किसकी? मुक्तिबोध की। नंबर 1, भूरी भूरी खाक धूल। भूरी भूरी खाक धूल। भूरी भूरी खाक धूल मतलब, भूरी मतलब बहुत, ऐसे बोलते हैं ना, मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। इसका मतलब बहुत बहुत तारीफ करता हूँ, बहुत बहुत आपको, मतलब आपके लिए एक तरह से क्या कह सकते हैं कि जो धूल आपने खाक रमाई उसकी मैं बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता हूँ। यानी फक्कड़पन का जो अंदाज होता है ना, फक्कड़पन का अंदाज समझते हैं? सब कुछ खत्म हो गया उसके बावजूद भी बोले मजे हैं अपने। तो भूरी भूरी मतलब बहुत बहुत। खाक धूल क्या है? खाक है और धूल है। खाक क्या होती है? जब व्यक्ति कतई
चकनाचूर हो जाए, खत्म हो जाए, उसकी जो राख बचती है वो तो क्या कहती है? खाक का मतलब सब कुछ खत्म, कुछ नहीं बचा। अभी आप पढ़ते नहीं हो कविताओं को। देख लैला तेरे मजनू का कलेजा क्या है, खाक में मिलके भी कहता है कि बिगड़ा क्या है। ये शराबी सा वदन, ये सुराही सा वदन सामने लाया ना करो, मैं शराबी हूं, शराबी का भरोसा क्या है। कभी अपने पास की यादों में मुझे बैठने दो, घूंट दो घूंट में बोतल का बिगड़ता क्या है। ये पढ़ते नहीं हो आप, कविताएं सुनते नहीं हो। ये दारू की कविता नहीं है, एक व्यक्ति का जीवन दर्शन छुपा है कि बर्बाद हो जाऊंगा। बेटा के मलेरिया हो रहा है पर धूप में खड़ा है छत पे, ये प्रेम है। तो कहता है कि भूरी भूरी खाक धूल, राख में मिल जाऊं, लेकिन जो स्वतंत्रता के प्रति, जो राष्ट्रीयता के प्रति जो लिखना है ना, वो मैं लिखूंगा। ये प्रकाशन बाद में हुआ है इसका। मौत कब हो गई? 64 में। छापा कब है? 80 में। इसीलिए लेट प्रकाशन हुआ, क्योंकि इन चीज़ों में फक्कड़पन का अंदाज है, अपने आप को खत्म करने का अंदाज है। ऐसी चीज़ें क्या जल्दी से प्रकाशित नहीं हो पाती, विवाद रहते हैं ना। एक और बताया ना मैंने आपको, भारतीय इतिहास और संस्कृति, भारत इतिहास और संस्कृति, उस पर उसके जीते जी बैन लगाया हुआ था 19 नवंबर 1962 को। 64 में डेथ हुई है उसकी, तो उसकी रचना को बैन किया हुआ था। चलो लिखो 1980 ईस्वी। यह रचना मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। यह रचना मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। अच्छा, ये वैसे इसमें जो कविताएं वो 1980 की नहीं है, कविताएं तो पहले की। 64 में तो उसकी खुद की डेथ हो गई ना, तो कविताएं तो उसमें पहले की है, लेकिन जो है छपा कब है? 1980 में। इसमें सहर्ष स्वीकारा नामक कविता प्रसिद्ध है। इसमें सहर्ष स्वीकारा है नामक कविता प्रसिद्ध है। इसमें सहर्ष स्वीकारा है नामक कविता प्रसिद्ध है। सहर्ष स्वीकारा है, ये कविता फेमस है। ओके, इसके बाद दूसरा अपना लिखो, दूसरा काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है, 1964 ईस्वी, 1964। चांद का मुंह टेढ़ा है। हरे पेन से कम लिखा कर, ये बाद में मिट जाता है। 10 साल बाद देखेगी इसको, मिट जाएगा ये। कहीं कुछ बन गई, किसी स्कूल में मुक्ति बोध पे बोलना पड़ा तो कॉपी में खाली दिखेगा ये। लिखो 1964। यह मुक्ति बोध की अति प्रसिद्ध रचना है। यह मुक्ति बोध की अति प्रसिद्ध रचना है, जिसे विद्वानों ने निम्न नाम दिए हैं, निम्न उपनाम दिए हैं, जिसे विद्वानों ने निम्न उपनाम दिए हैं। क्या क्या उपनाम है? एक तो लिखो स्वतंत्रता पूर्व व पश्चात। नंबर 1 उपनाम लिखो, स्वतंत्रता पूर्व व पश्चात। स्वतंत्रता पूर्व व पश्चात दहकता इस्पाती दस्तावेज। स्वतंत्रता पूर्व व पश्चात दहकता इस्पाती दस्तावेज। स्वतंत्रता पूर्व व पश्चात दहकता इस्पाती दस्तावेज। किसने दिया? किसने कहा? शमशेर बहादुर सिंह ने कहा। कोष्टक में लिखो, शमशेर बहादुर सिंह ने कहा। शमशेर बहादुर सिंह ने कहा। अच्छा, एक बात बताओ,
आधुनिक युग का दहकता हुआ इस्पाती अंगारा किसको कहा जाता है? लिखाया है, पढ़ाया है। इससे पता चलता है आप पढ़ाई में कितना ध्यान रखते हैं और क्लास कितनी देर लग रही है इसका कितना ध्यान रखते हैं। मुख्य ध्यान ये रहता है क्लास कितनी देर लग रही है। मैंने आपको बताया था बाला बोधनी आई थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका। बाला बोधनी आई थी ना, स्त्री शिक्षा पर समर्पित पहली पत्रिका थी, ओनली स्त्री पर आधारित थी। और उसी को आधुनिक युग का दहकता हुआ इस्पाती अंगारा कहा जाता था। किसको? बाला बोधनी पत्रिका को। और ये क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा है, काव्य संग्रह है जो आधुनिक युग का दहकता हुआ स्वतंत्रता पूर्व व पश्चात दहकता हुआ इस्पाती दस्तावेज का। हिंदी है ये। आरक्षितों का कवि नामवर सिंह कह रहे हैं मुक्तिबोध को, और आरक्षित जीवन की कविता है चांद का मुंह टेढ़ा है। ये कौन कह रहा है? रामविलास शर्मा कह रहे हैं। शब्द वही है, एक तरह से एक जैसे ही हैं। इसीलिए तो साहित्य थोड़ा सा गहराई से पढ़ना पड़ता है। आपने लोगों को देखा होगा, कुछ लोग बोले मैं हिस्ट्री भी पढ़ा लेता हूँ, मैं पॉलिटी पढ़ा लेता हूँ, मैं ज्योग्राफी पढ़ा लेता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ एक दिन हिंदी पढ़ा, फिर पता चले। क्योंकि जैसे पढ़ाने आएगा लिखेगा कुछ, बोलेगा कुछ। बच्चे कहेंगे खुद ही अशुद्ध लिख रहा है तो दूसरे को क्या पढ़ाएगा। ये हिंदी है, गहराई होनी चाहिए इसमें। ठीक है, नंबर 2 लिखो, आरक्षित जीवन की कविता। रामविलास शर्मा ने कहा आरक्षित जीवन की कविता। किसने कहा? रामविलास शर्मा ने कहा। नंबर 3, अपराध भावना का अनुसंधान। अपराध भावना का अनुसंधान और ऑब्लिक लगा के लिखो निषेध का निषेध। दोनों नाम एक ही व्यक्ति ने दिए हैं। अपराध भावना का अनुसंधान, ऑब्लिक क्या? निषेध का निषेध। अपराध भावना का अनुसंधान, ऑब्लिक निषेध का निषेध। ये दोनों नाम किसने दिए हैं? नामवर सिंह ने कहा। नामवर सिंह ने कहा। लाबा किसने कहा? प्रभाकर माचवे ने कहा। जो प्रयोगवाद है ना, वो किसके दिमाग की उपज थी? प्रभाकर माचवे के दिमाग की। लेकिन श्रेय कौन ले गया? अज्ञे ले गया। श्रेय ले जाते हैं लोग, बैच कोई बनाए, परोसी हुई थाली को पढ़ा कोई और दे। इस श्रेय लेने की परंपरा दुनिया में चलती आई है। लाबा एक है, एक बड़े कलाकार का स्केच बुक। एक बड़े कलाकार का क्या? स्केच बुक। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। पंडित रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। ये पांचों उपनाम हो गए। अब आते हैं इसके अंदर क्या है। ये तो उपनाम है केवल, किसने क्या कहा है। यही फेमस रचना है। कौन सी? चांद का मुंह टेढ़ा। प्रश्न यहीं से आएगा। अब इसमें क्या, 2 कविताएं फेमस हैं। एक तो अंधेरे में और एक ब्रह्म राक्षस। ठीक है, ऐसे लिख लो इसे। इस काव्य संग्रह में 2 कविताएं प्रसिद्ध हैं। इस काव्य संग्रह में 2 कविताएं प्रसिद्ध हैं।
इस काव्य संग्रह में 2 कविताएं प्रसिद्ध हैं। पहली कौन सी? ए, अंधेरे में। अंधेरा क्या ऐसे भी लिखा जा सकता है, वैसे लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंधेरे में सुनो, कितनी कविता है, कितनी लंबी कविता है? 45 पृष्ठ की। कितने भाग हैं? 8 खंड है। हिंदी की सबसे लंबी कविता है। इसका पहले 1964 में प्रकाशन हो गया था। किस नाम से? आशंका के द्वीप अंधेरे में। और इसकी एक रचना और है, अंधेरे में एक अंतर कथा। तो अंधेरे में एक अंतर कथा को अंधेरे में हटा देगा और केवल एक अंतर कथा लिख देगा, और जो आशंका के द्वीप अंधेरे में, इसमें से आशंका के द्वीप हटा देगा, केवल क्या रख देगा? अंधेरे में। क्योंकि इस रचना में अंधेरे में शब्द आ रहा है और आगे अंधेरे में एक अंतर कथा, उसमें भी अंधेरे में शब्द आ रहा है, तो 2 बार अंधेरे में वर्ड आ गया ना, इसलिए उसने वहां से उसको हटा दिया फिर, ठीक है, और यहां पे अंधेरे में रख दिया, इसको हटा दिया। मिथकीय जो चेतना है ना, मिथक प्रधान रचनाएं कौन सी? अंधेरे में। मैंने आपको बताया था ना काल्पनिक सत्य, तो वो मिथक सबसे ज्यादा हावी किस में है? अंधेरे में रचना। उसके अलावा दूसरी कविता कौन सी है इसमें? ब्रह्म राक्षस। एक ब्रह्म राक्षस के बारे में बात की जाती है कि वो एक कुएं में रहता है। अच्छा, अब उसको, उस ब्रह्म राक्षस के बारे में बात करते करते बीच में आम जीवन की बात कर दी जाएगी, आम जीवन से जोड़ दिया जाएगा। किसको? ब्रह्म राक्षस को। अगर जादुई कथाओं में आम जीवन की, आधुनिक जीवन की अभिव्यक्ति हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? फैंटेसी। तो फैंटेसी इसी में भी है, इसमें ब्रह्म राक्षस में। उसमें ये दिखाया गया है कि व्यक्ति जो है ना, वो प्राप्त ज्ञान को व्यावहारिक नहीं बना पाता, जो नॉलेज उसे प्राप्त किया है उसको वो व्यावहारिक नहीं बना पाता, इसलिए व्यक्ति कुंठा में रहता है, फ्रस्ट्रेट रहता है। हम लोग फ्रस्ट्रेट इसीलिए होते हैं कि जो सीखा वो काम नहीं आया। अगर काम ही आ जाए, 8वीं तक आप पढ़े और गवर्नमेंट आपसे कह दे कि ठीक है, कल से आप पहली क्लास के, दूसरी क्लास के, तीसरी क्लास के बच्चों को पढ़ाओगे और उसके 10,000 रुपये आपको महीने दिए जाएंगे, तो कोई टेंशन में आएगा क्या? नहीं आएगा। उसको पता है आगे पढ़ते हैं, अपना 8वीं पास हुए तो तीसरी तक के बच्चों को पढ़ाने का मौका मिल गया, 10वीं पास करते हैं तो 5वीं तक का मिल जाएगा, 12वीं पास करते हैं 8वीं तक तो मिल जाएगा। व्यक्ति लगातार काम करता रहेगा, फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। तो काम हमेशा ऐसा करो जो फ्रस्ट्रेट नहीं होगे। मैंने साइंस सीखी थी, उससे नौकरी ले ली। मैं हिंदी से पीएचडी के लिए गया, उससे मैं ये कोचिंग फील्ड में आ गया। मुझे जब जब लगता कि अरबी, फारसी, उर्दू की प्रॉब्लम हो रही है, मैं उर्दू लैंग्वेज से डिप्लोमा करने गया। उस ज़माने में कंप्यूटर नया नया सा आया था, गांव में कंप्यूटर की पहुंच नहीं थी। मैंने कैसे भी जुगाड़ कर करू के एक सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदा, अपना काम करने लगा। आज मैं अपने ऐप पे और अपने काव्यांग पे जो भी काम करता हूँ उसमें किसी का धेला वर्ग का काम नहीं लेता हूँ। एडिटिंग खुद करता हूँ, ग्राफिक्स खुद डालता हूँ, कोरल में थंबनेल वंबनेल सब मैं बनाता हूँ, लाइव स्ट्रीम में करता हूँ, टाइप में करता हूँ, जो भी करना है सब अकेला करता हूँ, जबकि उसके लिए 8-10 लोगों की टीम चाहिए। जो भी काम आप करते हो उसको प्रैक्टिकल जीवन में ले आओ, फ्रस्ट्रेट नहीं रहोगे। प्रॉब्लम क्या है कि आपने सीख लिया हारमोनियम बजाना और आपको मौका मिले नहीं, तो आप स्टार तो हो हारमोनियम के, लेकिन प्रॉब्लम ये आपको मौका तो मिल ही नहीं रहा, तो आप तो अंदर से तो कुंठित ही रहेंगे। आपको लगेगा ये हारमोन बजाना बेकार चीज़ है, क्योंकि आपको उससे कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा होता तो आप सोचते कि ये बढ़िया चीज़ है। तो ब्रह्म राक्षस यही है। आप जयशंकर प्रसाद को पढ़िए कामायनी में, उन्होंने लिखा है कि ज्ञान दूर है, क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, ये विडंबना है जीवन की। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि ज्ञान दूर है, क्रिया भिन्न है। आदमी प्राप्त कुछ करता है और काम कुछ करता है। मैंने बीजेएमसी किया था, बैचलर इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, पत्रकारिता से होता है। तो उसके बाद मैंने पत्रिका में काम करना शुरू किया। जब मैं बेरोजगार था, अखबारों के लिए काम कर रहा था। तो जो भी चीज़ है आपने कुछ सीखी
आप उसको तुरंत यूज कर लो, कहीं न कहीं उससे संबंधित रोजगार तलाश लो तो ठीक रहेगा। अब क्या है, हम बीएड कर लिए, एमएड कर लिए, सब कर लिए और बाद में बैठ गए घर जाके, बोले चलो परचूनी की दुकान खोल लेते हैं। तो व्यक्ति क्या रहेगा फिर, परचूनी की दुकान तो वो 10वीं पास ही खोल लेता, तो फिर फ्रस्ट्रेट रहेगा, उसका मूड खराब रहेगा हमेशा। ये दोनों कविताओं के बारे में समझ में आया? इसको लिखते हैं फिर बात करते हैं आगे। इसमें 2 कविताएं फेमस है। नंबर 1 कौन सी? अंधेरे में। लिखो, यह 45 पृष्ठ लंबी कविता है। यह 45 पृष्ठ लंबी कविता है जिसे हिंदी की सबसे लंबी कविता का गौरव प्राप्त है, जिसे हिंदी की सबसे लंबी कविता का गौरव प्राप्त है। यह कुल 8 खंडों में है। यह कुल कितने खंडों में? 8 खंडों में है। और पूर्व में भी यह कविता, और पूर्व में भी यह कविता, पूर्व में भी यह कविता किस नाम से? आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से, आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से 1964 ईस्वी है ना, 1964 ईस्वी में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हो गई थी। 1964 ईस्वी में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हो गई थी। कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हो गई थी। कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हो गई थी। ठीक। इसके बाद अरे ये मिथक की थोड़ी है यार, ये मुक्तिबोध है। इसकी रचना ये फैंटेसी, यह फैंटेसी की रचना है। मिथक तो कुंवर नारायण था ना, ये तो मिथक है, वो फैंटेसी है। यह फैंटेसी प्रधान रचना है। इसके बाद दूसरी कविता पे आ जाओ। दूसरी कविता कौन सी है? परम राक्षस, बी। इस कविता का मूल भाव है कि, इस कविता का मूल भाव है कि व्यक्ति, कॉमा लगाओ, प्राप्त ज्ञान को व्यावहारिक नहीं बना पाता है। व्यक्ति प्राप्त ज्ञान को व्यावहारिक नहीं बना पाता है। अतः क्या रहता है? कुंठा में रहता है। अतः कुंठा में रहता है। ओके, कुंठा, फ्रस्ट्रेट। व्यक्ति प्राप्त ज्ञान को व्यावहारिक नहीं बना पाता है, अतः कुंठा में रहता है। ठीक है। इसके बाद आप लिखिए अन्य प्रसिद्ध कविताएं। अन्य प्रसिद्ध कविताएं, मृत्यु और कवि। कौन सी? मृत्यु और कवि। पूंजीवादी समाज के प्रति दिमागी गुहांधकार, बेचैन चील, रात भर अकेले चलते हैं सितारे।
समझ में आया? अगर स्टार बनना है तो अकेले चलना पड़ेगा, वो भी रात भर, यानी विपरीत परिस्थितियों में भी अकेले चलना पड़ेगा। गांधी आज़ादी में लेट क्यों हुए? सबको साथ लेने की प्रॉब्लम थी। आप अपने घर से सबको साथ लेके चलो, आप प्रोग्राम में लेट पहुंचोगे, और आप अकेले जाओ खट से पहुंच जाओगे। नेपोलियन बोनापार्ट ने बात कही है कि जो अकेले चलते हैं ना वो तेजी से आगे बढ़ते हैं। इसलिए अपने साथ बहुत बड़ा ग्रुप बना के मत रहो, क्योंकि ग्रुप बनाओगे तो ग्रुप की विचारधारा का असर आप पर होगा। फिर जो ग्रुप कहेगा वो आपको करना पड़ेगा। आप चाय पीने के मूड नहीं है, आप पढ़ने का मूड है, ग्रुप ने कहते चाय पियेंगे आ जाओ, तो पीना पड़ेगा आपको व्यवहार निभाने के लिए। तो व्यक्ति ज़्यादा ग्रुप में नहीं रहना चाहिए, अकेला चलता है वो तेजी से आगे बढ़ता है। रात भर अकेले चलते हैं सितारे। लकड़ी का रावण, शहर स्वीकार है, पहले लिखाई दी मैंने, शहर स्वीकार है तो है ना। नास देवता, भूल गलती, मेरा असंग बबूलपन, इसमें से दिमागी गुहंधकार, मृत्यु और कभी लकड़ी का रावण फेमस है। आगे चलूं, हिंदी में कितने नंबर आए रीट में? हिंदी में रीट में कितने नंबर आए? 28। किसने पढ़ाया था? ग्रामर। अब ग्रामर सीधी लगती है कठिन लगती है? सही लगती है? ये क्या, ये नए नए जो लोग हैं ना, ये ऐसा मानते हैं ग्रामर के बारे में, इनको महान आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है, क्योंकि इन्होंने मेरे से ग्रामर पढ़े ही नहीं है। जब ग्रामर पढ़ेंगे तो मौज आएगी कि नहीं आएगी क्लास में? जो रीट के पुराने विद्यार्थी हैं ना, जो मेरे से पहले पढ़े, जैसे ये है, इन लोगों से पूछना कभी ग्रामर का टेस्ट क्या होता है। आप जो पढ़े हो ना, ये अरबी का, ये फारसी का, ये उर्दू का है। ये अरबी फारसी में ज़िंदगी नहीं अटकानी। और 120 नंबर का ग्रेड 3 का ग्रामर और 20 नंबर का टीचिंग मेथड। अब ग्रेड 3 शिक्षक के लिए भी हिंदी 140 नंबर की है। पहली बार ग्रेड 3 शिक्षक सब्जेक्ट के बन के जाएंगे। अब इससे पहले तो जो हेडमास्टर दे देता था वही सब्जेक्ट उनको पढ़ाना पड़ता था। अब वो स्पेशलाइज्ड होंगे कि नहीं, मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा, मैं केवल हिंदी पढ़ाऊंगा। और कम लोगों में हो जाएंगे। अब वो फिक्स लोग होंगे ना, हिंदी वाले, संस्कृत वाले, इंग्लिश वाले फिक्स लोग होंगे। तो फिक्स लोग होंगे तो प्रमोशन जल्दी होगा। पहले क्या था, पूरी भीड़ में रहता था ग्रेड 3 का विद्यार्थी, तो रिजर्वेशन इन सब की वजह से वो पीछे हो जाता था। अब उसका नुकसान होगा। अब क्या है कि अपने सब्जेक्ट के लोगों में जो सीनियर होगा वो आगे जाएगा। पहले और लोग भी एंट्री कर जाते थे, लंबी लिस्ट बनती थी। तो ग्रेड 3 की ग्रामर भी आपके लिए बहुत काम की है, और वो सारी की सारी ग्रेड 2 में हो जाएगी। आप जो भी ग्रेड 2 में ग्रामर और टीचिंग मेथड पढ़ेंगे, उससे आपका ग्रेड 3 का एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा हिंदी में। मतलब 140 नंबर पूरे हैं पक्का। ये उसमें, अच्छा उसमें ग्रामर में नंबर कटने और नहीं देता मैं, साहित्य में तो कटते हैं नंबर। भाव क्या था आप समझ ही नहीं पाए, ठीक है, उल्टा सीधा कर जाते हैं साहित्य में लोग, लेकिन ग्रामर में उल्टा सीधा करने की संभावना नहीं होती। इसे बता रही है कि मेरे 30 में से 28 है, तो इसने कोई दिन रात एक नहीं किया, हिंदी को सबसे कम पढ़ी होगी
सबसे कम पढ़ी ना हिंदी? हाँ पूछ लो। साइको पढ़ी सारे दिन, हाय साइको, हाय साइको, हाय साइको। कितने नंबर आए? 29, जिसमें पूरा दिन हाय साइको चलता है। हिंदी को तो ये लोग यहाँ घर पे पढ़े, फिर मैं क्लास में बोल देता तो याद हो गया, सारा हो गया, अब घर मत पढ़ना, आराम से और चीज पढ़ना। हाय साइको, हाय मैथ, हाय विज्ञान, वो पढ़ो। हिंदी तो मैं क्लास में पढ़ा था, और इतने पढ़े हैं ये लोग, इन्होंने घर जाके कोई बहुत रिवीजन नहीं किया है, बहुत हाय तो बनी करी, तब भी बढ़िया नंबर है। बहुत सारे लोगों के 30 में 30 होते हैं। क्लास में हम बोलते थे कि 30 में 30 के लिए काम करेंगे। आगे चलते हैं, ये हो गया। इधर देखो, कहानी संग्रह 3 है। विपात्र, सतह से उठता आदमी और काठ का सपना। विपात्र लघु उपन्यास है। सतह से उठता आदमी और काठ का सपना, 3 कहानी संग्रह लिखने हैं आपको। लिखिए, नंबर 1 विपात्र, पोस्टर में लिख देना, यह लघु उपन्यास जैसा है। विपात्र, यह लघु उपन्यास जैसा है। सतह से उठता आदमी और काठ का सपना। ठीक, डन। आगे चलते हैं। लिखिए, आलोचनाएं। आलोचना में लिखिए, भारत, इतिहास और संस्कृति। नए स्टूडेंट हो तो मिलके जाना आज मेरे से। भारत, इतिहास और संस्कृति, डैश लगा के लिखो। इस पर भारत सरकार ने 19 नवंबर 1962 को प्रतिबंध लगा दिया था, एमपी सरकार ने। भारत, इतिहास और संस्कृति, आगे डैश लगा के लिखो। इस पर किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया था, क्रांतिकारी विचारों के कारण। इस पर मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था, लिख दिया, क्वेश्चन लिख दो, क्रांतिकारी विचारों के कारण। क्रांतिकारी विचारों के कारण। आगे लिखो, कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी एक पुनर्विचार, एक साहित्यिक की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी और नई कविता का आत्मसंघर्ष। एक और है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये भी लिख दो, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र हो गया। एक साहित्यिक की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। आगे चलूं, नोट लगा के दो। मुक्तिबोध रचनावली 6 भागों में नैमित चंद्र जैन द्वारा प्रकाशित है। राजकमल प्रकाशन छापता है इसको दिल्ली से। मुक्तिबोध रचनावली 6 खंडों में प्रकाशित है। संपादक कौन है? नैमित चंद्र जैन। संपादक है नैमित चंद्र जैन। प्रकाशक है राजकमल प्रकाशन दिल्ली। फेमस है ना राजकमल, दिल्ली का फेमस पब्लिकेशन है राजकमल पब्लिकेशन। जयपुर में हिंदी की बुक्स के लिए जो फेमस पब्लिकेशन है ना, वो चौड़ा रास्ता में है,
उसका नाम है कुछ ऐसे, सलीम कुछ ऐसे, याद आ रहा है किसी को? कुछ ऐसा नाम है, सलीम। अगर आपको हिंदी की कोई भी किताब फ्यूचर में कभी चाहिए और कहीं नहीं मिल रही है, चौड़ा रास्ता में वो पब्लिकेशन में दिमाग से निकल रहा है, मेरे हिसाब से सलीम है, मोहम्मद नेम है कुछ, वो वहाँ मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। अगर वहाँ भी नहीं मिली तो उसको ऑर्डर कर दो, वो आपको कहीं से मंगवा देगा दुनिया से, उसके अलावा और पे नहीं मिलेगा। और ये जाओगे ना इधर टोंक फाटक और ये, इन सब पे तो वो मिलती है गाइड, हिंदी की किताबें नहीं मिलती। जो ऑथेंटिक बुक्स होती है ना, जिनसे ये सब पढ़ के हम लोग पढ़ के तैयार होते हैं, तो ऑथेंटिक बुक वहाँ मिलती है। अभी जैसे अपन कुछ बोल रहे हैं, अपन ने बोला गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार, तो गणपत चंद्र गुप्त जो है ना, उसका हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास आपको 2 भागों में पढ़ना है। तो चलो फेमस रचनाएं तो कहीं भी मिल सकती हैं, लेकिन कई रचनाएं फेमस नहीं होती। अभी आपको हिंदी में आपके जोड़ा है, अभी आपके जैसे हिंदी में जोड़ा है ना कहानियाँ वगैरह, अब आपको इनका अलग अलग चाहिए, सबकी अलग अलग किताब चाहिए, तो वहाँ मिल जाएगी, और जगह नहीं मिलेगी। और तो क्या आपको गाइड देंगे, उनमें लिखी हुई रहेगी वो कहानी। इसके बाद है जी गाइड लेके आए, किताब लेके आए, कुछ मत लेके आओ, मैं हूं ना। वो तो क्या है, मैं पीपीटी से पढ़ाऊंगा यहाँ पे और आप लोगों को प्रिंटेड देंगे। क्या मेरे टाइम प्रिंटेड देने की परंपरा कम रही है, और वैसे आपको प्रिंटेड मिले ना कुछ क्वेश्चन वगैरह। अरे कुछ दिन आपको जब महान ज्ञान प्राप्त हुआ था तो प्रिंटेड मिले ना आपको कुछ, हाँ मिले थे। मेरे टाइम क्या थोड़ा इन सब चीज़ों को लागू करने में दिक्कत आती है, तो मैं तो खुद ही सब कर लेता हूँ। क्या है, अर्जुन का रथ है ना, उसके साथ भगवान कृष्ण खड़े रहे थे। मैं कर्ण की परंपरा का व्यक्ति हूँ, कर्ण को किसी और की आवश्यकता नहीं थी, केवल अपनी भुजाओं पे विश्वास था। भुज छोड़कर नहीं सहारा मुझे किसी संबल का, बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का। जब इंद्र ने कवच कुंडल मांग लिए थे ना, तो कर्ण ने यही कहा था कि भुज छोड़कर नहीं सहारा मुझे किसी संबल का, बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का, पर इसको भी आज मैं दान किए देता हूँ, लीजिए देवराज आज मैं महादान देता हूँ। और उतार करके दे दिए, बोले लो। जबकि वो कवच कुंडल पहने होता ना, तो कोई भी बाण उसके ऊपर असर नहीं करता। कृष्ण को इस बात की टेंशन थी, इसलिए उसने इंद्र को ब्राह्मण बना करके, और कर्ण सबसे बड़ा दानी था, शाम के टाइम, सुबह के टाइम उगते और डूबते सूर्य को प्रणाम करता था। तो सरयू नदी के किनारे भेज दिया उसको, बोले जाओ, कर्ण इस समय सूर्य की आराधना कर रहा है, अपने पिता को याद कर रहा है, जाओ मांग लो, जो मांगोगे दे देगा। तो खट से वो इंद्र जाके मांग लाया था। तो क्या अपनी भुजाओं पे उसने कहा, भुज छोड़कर नहीं सहारा मुझे किसी संबल का, मुझे अपनी भुजाओं के अलावा किसी बात पे कोई विश्वास नहीं है, अपनी ताकत पे विश्वास करता हूँ। तो अब की बार क्या होगा कि जब पीपीटी से पढ़ाएंगे ना, तो साथ के साथ प्रिंटेड देंगे। हमारे ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ उस समय थोड़ा सा सेकंड ग्रेड का जो पुराना बैच था ना, उसने जल्दबाजी कर दी, तो क्या ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ उस ढंग से काम नहीं हो पाया। हम उनको पढ़ा रहे थे और उनके हाथ में वो नोट्स नहीं थे, तो ऑनलाइन वालों के हाथ में नोट्स नहीं थे। जैसे आप ये पढ़ रहे हो ना मुक्तिबोध, अब ऐसा मुक्तिबोध इन्होंने पहले नहीं पढ़ा है। पहले इन्होंने पढ़ा है मुक्तिबोध जन्म मृत्यु, प्रमुख रचना ये प्रसिद्ध पंक्तियां ये खत्म, पहले ऐसे पढ़ा, इसलिए दोबारा पढ़ रहे। वो जल्दी मचा दी थी, कुछ लोगों ने जल्दी मचा दी, क्लासरूम से नहीं स्टूडियो से जल्दी मचा दी। एक बैच हमने उसमें शामिल किया, ऑफर का बैच, उसने जल्दी मचा दी, जल्दी कोर्स कराओ। मैंने कहा रुको, फिर मैंने जल्दी कोर्स कराया, फिर उन्होंने दोबारा डिमांड की, अब धीमे कोर्स कराओ। अब मैं उनको वापस धीमे कोर्स करा रहा हूं। ये कारण बनता है। चलो प्रसिद्ध पंक्तियां लिखते हैं पहले, या 2 नोट और डालो पहले, नोट दो लिखो, 2 नोट नंबर 1,
मुक्तिबोध ने उज्जैन में मध्य भारत प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। मध्य भारत प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी किसने? मुक्तिबोध। उज्जैन जानते हो ना आप, महाकाल की नगरी है ना। और दूसरी बात, मुक्तिबोध की सृजन प्रक्रिया पुस्तक के लेखक अशोक चक्रधर है। मुक्तिबोध की सृजन प्रक्रिया पुस्तक के लेखक कौन है? बोलो। अशोक चक्रधर हैं। नए विद्यार्थियों को ये भ्रम रहता है, जैसे इसने ही पूछा किताबें कौन सी पढ़ें, गाइड पढ़ें, क्या पढ़ें। दुनिया की सब चीज़ें पढ़ लो, जो हमने नोट्स में लिखाया है, पढ़ाया है, उससे बेटर ना आपको कोई गाइड मिलने वाली, ना कोई बुक मिलने वाली है ना। दूसरी बात, मैं आपसे कहूँ कि रामचंद्र शुक्ल ले आना, कि नगेंद्र ले आना, कि बाबू गुलाब राय ले आना, मैंने आपको शुरुआत में कोई 45 किताबें लिखाई है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लिखाए हैं, 40 तो कम से कम लिखाए हैं। यस या नो? आया ना? मैं आपसे कहूँ वो ले आना, तो वो कह तो दूंगा मैं, आप ले भी आओगे, लेकिन वो चीज़ें आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वालों को हिसाब से नहीं लिखी लेखकों ने। उन्होंने तो अपने विचार लिखे हैं, वो टेक्स्ट बुक है। एग्जाम में क्या आता है ये टीचर को पता होता है, किस एग्जाम की क्या डिमांड है। और जब सारी किताबें तुम ही ले आओगे, बोले हिंदी में व्याकरण में बोले भोलानाथ तिवारी को ले आना, कामत प्रसाद गुरु को ले आना, हरदेव बारी को ले आना, ये सब जब तुम ही ले आओगे और तुम ही पढ़ लोगे, तो फिर कोचिंग ज्वाइन ही क्यों करी, घर ही पढ़ लेते ना भाई। आवश्यकता ही नहीं है। जब सारी टेक्स्ट बुक आप घर पढ़ सकते हो, आपकी इतनी अच्छी समझ है कि आप टेक्स्ट बुकों के आधार पर खुद अच्छे नोट्स बना सकते हो, खुद पढ़ सकते हो, तो फिर जरूरत ही क्या है। अभी जैसे मैं आपको लिखा रहा हूँ, इस आप मुक्तिबोध की सृजन प्रक्रिया अशोक चक्रधर ने लिखी है, तो ये मेरा अपना नोट है, ये कोई गाइड, कोई बुक का हिस्सा नहीं है। आप मार्केट की तमाम बुक लीजिए, तमाम गाइड लीजिए, तमाम जो भी कुछ हाथ लगे सब लीजिए, आपको किसी बुक, किसी गाइड, किसी उसमें आपको ये लाइन लिखी नहीं मिलेगी। मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ, इस बात को रिकॉर्ड हो रही है बात, कि नहीं मिलेगी आपको लिखी हुई। मैंने लिखा है ना कि मध्य भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना मुक्तिबोध ने की थी, तो ये आपको किसी भी बुक गाइड में लिखी नहीं मिलेगी, मिलेगी टेक्स्ट बुक में। कहाँ मिलेगी? टेक्स्ट बुक। और टेक्स्ट बुक में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसमें पॉइंट टू पॉइंट नहीं, उसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, पर उसमें से मुझे वही बताना है जो आपके काम की चीज़ है। तो ये सब नोट्स मैंने बनाए ना, उनको मैं पढ़ा रहा हूँ। अब मैं कह दूँ कि साहब आप काव्य शास्त्र के लिए किताब ले आना, हेतु भारद्वाज ले आना, रमेश बैंक उसके साथ लिखते हैं वो ले आना, या जो है कई लोगों की किताबें आती हैं, तो वो सारी किताबें आप ले आओगे तब भी क्या होगा। अभी एक विद्यार्थी ने मुझे कहा कि साहब मेरे पास वेंकटेश शर्मा की बुक है। मैंने कहा किताब तो अच्छी है। बोले नहीं, मेरे पास अलंकार पारिजात भी रखी है, नरोत्तम स्वामी वाली। बोले, मैंने कहा ठीक है, पर उससे होगा क्या? क्या तय है कि उससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा? जाएगा, उससे बाहर भी प्रश्न जाएगा, क्योंकि उन्होंने आपके लिए नहीं लिखी थी, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड नहीं लिखी, उन्होंने तो अपने विचार लिखे थे। उसमें छंद के होते, रस के होते, अपने सब अपने विचार लिखे, वो आपको सोच के नहीं लिखा उन्होंने। तो आप कितनी किताबें ले आओगे? इसलिए बेटर है कि आपके जो नोट्स है, किताब पढ़ने का काम हमारा है, आपका काम थोड़ी है। आपका काम तो हमने जो पढ़ाया है उसको याद करना है, क्योंकि हमें पता है कि क्या छोड़ना है और क्या लिखाना। बीच बीच में आपको टिक कराते हुए चल रहे हैं ना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो। ऐसे नहीं कि निराला पे ही 2 दिन निकाल दिए कि निराला का जन्म कहाँ हुआ, ना जिंदगी में पूछा गया ना पूछा जाएगा, तो क्या मतलब है। छायावाद की समय सीमा किसने कहाँ से मानी है, न जिंदगी में पूछी गई न पूछा जाएगा। एक ही लाइन में बात खत्म होती है कि 1918 से 1936 सर्वमान्य यही है, बस
उसके अलावा न आज तक पूछा गया न पूछा जाएगा। अभी आपको मालूम है, अनुभव है, आपको 15 साल से पढ़ा रहे हैं, आपको पता है कि इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो मैं क्यों बताऊं कि उसने ये किया, उसने ये किया, जन्म के संबंध में ये हुआ, क्योंकि पूरा कोर्स कराना है ना, वो आदमी ऐसी फालतू बातें नहीं करेगा। और जिसको 2-4 दिन अमिताभ बच्चन रहना है वो ऐसी बातें करेगा, क्योंकि उसको तो 2-4 दिन ही रहना है। लेकिन जिसको हमेशा ही अमिताभ बच्चन रहना है वो ऐसे नहीं करेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि लंबे समय तक आपको कोर्स कराना है, तो कोर्स कराने के दौरान तो आपको पता है ना कि कितनी चीज और पढ़ानी है। तो आपको पता है कि फालतू बातें नहीं करनी, काम काम की चीज बतानी है, क्योंकि काम काम की चीज बताएंगे तब भी कोर्स कराना 4 महीने में बहुत मुश्किल है। जिसमें फालतू बातें बताने लग गए तो फिर तो जिंदगी में नहीं हो रहा वो कोर्स। तो ये एक बड़ा कारण उसके पीछे बताया। इसलिए कोई किताब, कोई गाइड, कोई बुक नहीं, आप हमें पढ़िए। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे आते हैं उसके लिए मेरी किताबें आती है, आप वो देख सकते हो, और मार्केट में जो भी आती है वो भी देख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्जेक्टिव कहीं से भी हल कर लो, थ्योरी के लिए आपके पास ये पर्याप्त है। प्रसिद्ध पंक्तियां लिखिएगा, प्रसिद्ध पंक्तियां। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। एक पंक्ति यह है, हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर। एक पंक्ति है, ममता के बादल से कोमलता भीतर पिराती है, बहलाती शहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। ये तीनों पंक्तियां फेमस हैं, लिख लीजिए। ममता के बादल सी कोमलता भीतर पिराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। हो गया, लिख दो। आगे चलूं? हैं जी, फटाफट। अर्थ समझ में आ गए सबके? मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा। इसमें तो कोई बात ही नहीं, हाँ या ना? अच्छा, चांद चांद सा चेहरा है ना, पुरुष का नहीं होता कभी भी। किसका होता है? स्त्री का। ये लाइन किसके लिए कही गई है? नायिका के लिए। ठीक, आदमी के लिए जब भी तारीफ होती है ना, उसके
पौरुष की होती है, उसकी मर्दानगी की होती है, उसकी वीरता की होती है, उसके जोश की होती है, उसकी अपनी बात पर मर जाने पे होती है। बात पे टिकता है कौन? आदमी। और जहां पे सौंदर्यता, समर्पण, ममता, त्याग इनकी बात हो तो वहां पे स्त्री हावी है। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर। ऐसी चेतना का खून से सना हुआ स्वर जो संकल्प के साथ मौजूद है। किसके साथ? वो हमारी हार का बदला चुकाएगा। अगर संकल्प व्यक्ति के पास होते हैं ना तो उसकी हार का वो बदला कभी न कभी ले लेता है। ठीक है। ममता के बादल सी कोमलता भीतर पिराती है। कोमलता जब अंदर तक, कोमलता जब हो ना ममता के रूप में तो वो अंदर तक जाती है। लेकिन अगर आत्मीयता कैसी हो, बहलाती सहलाती, तो वो बर्दाश्त नहीं होती। बहलाती सहलाती आत्मीयता जानते हो आप? इसे मैं आपको कुछ भी कह दूं, छात्र हित में ये कर दिया गया है, तो वो एक्चुअल में मैं आपको बोल रहा हूं छात्र हित, लेकिन वो छात्र हित नहीं है, वो मैं अपना हित वहां पे देख रहा हूं। तो जो भी आत्मीयता है ना वो एक छद्म आत्मीयता, उसके ऊपर एक आवरण लगाया हुआ है, तो वो बर्दाश्त करने योग्य नहीं होता। कभी भी किसी की आत्मीयता, जो जैसे कई लोग होते हैं इस फील्ड में है ना, जयपुर जैसे शहर में आने के बाद मैंने ये बहुत ज़्यादा सीखा है कि लोग जिस तरह से बात करते हैं ना, एक्चुअल में उस तरह से बात नहीं कर रहे होते हैं। उनका अर्थ कुछ और होता है, उनके अंदर कुछ और भरा होता है और वो कर कुछ और रहे होते हैं। पर ये प्रोफेशन है ना, इसमें ये चीज़ मैंने सीखी है कि जो लोग दिन भर साथ बैठते हैं ना, वो शाम को किसी और के पक्ष में वकालत कर रहे होते हैं जो हमारा विरोधी होता है। जो हमारा विरोधी है ना, उसी के पक्ष में शाम को वकालत कर रहे हैं और दिन भर वो हमारे साथ मौज मस्ती पार्टी में है। ऐसा इस दुनिया में बहुत है। और आत्मीयता से लोग आपसे सारी बात जान लेंगे, और सारी बात जब आपकी जान लेंगे उसके बाद में उन्हीं बातों के आधार पे आपका फायदा उठाएंगे। इसलिए दुनिया को, रहीम ने कहा ना, निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन अटले लोग सब बांट लोहे कोए। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है ना, आपने बोल दिया ना कि मेरा भाई मुझे पसंद नहीं करता, या मेरी भाभी से मेरी अनबन रहती है क्योंकि मैं बेरोजगार हूँ और मेरे भाई की कमाई में से वो मुझे देना नहीं चाहती, अगर आपने किसी को बोल दिया तो आपने तो उसको अपना मित्र समझ के बोल दिया, लेकिन कल वही व्यक्ति उसी चीज पर आपके खिलाफ दाव खेलेगा और फिर वो आपसे, जब भी आप उसको उल्टा बोलोगे कि तूने ये क्यों किया, वो आपसे लड़ाई करेगा और बाद में आपसे कहेगा कि मैं जानता हूं तू कैसा है, तेरे अंदर कितना कलंक भरा हुआ है, तभी तो तेरे भैया भाभी तुझे पसंद नहीं करते। अच्छा, वो बताया भी आपने था उसको, वो ना उसकी क्या औकात वो आप बोल जाए। तो ये जो आत्मीयता है ना, वो जो बहलाती सहलाती होती है ना, वो बर्दाश्त के योग नहीं होती। फिर गुस्सा आता है कि मैंने इसको बताया, इसने देखो क्या से क्या कर दिया। इसके बाद चलते हैं अगले कवि पे, नरेश मेहता पे आइएगा एक बार। नरेश मेहता कब हुआ जन्म? 1922 में। शाजापुर एक गांव है। कौन सा गांव? ये मालवा क्षेत्र है। और मालवा कहाँ पे भाई साहब? एमपी में ज़्यादा है ना, एमपी के नज़दीक का इलाका। मालवा एमपी में ज़्यादा है। डेथ 2000 में हो गई थी। इनका उपनाम है नए बिंबों का सर्जक कवि। क्या उपनाम है? नए बिंबों का सर्जक कवि। कौन? नरेश मेहता। ठीक। अगर रचनाओं की बात करें, इन्होंने ना चौथा संसार नाम से एक पत्रिका निकाली थी। एक ही पत्रिका है। कौन सी पत्रिका? चौथा संसार। ये इंदौर से निकलती थी। इंदौर एमपी का ही तो पार्ट है। इंदौर से निकल। काव्य कृतियों की बात करें, वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को,
तुम मेरे मौन हो तो एकांत, एक समर्पित एकांत, एक समर्पित महिला, वन पक्षी सुनो, बोलने दो चिड़ को, तुम मेरे मौन हो। हम अनिकेतन। अनिकेतन किस कवि को कहा जाता है? अनिकेतन किस कवि का उपनाम है? आज क्लास कितने बजे से स्टार्ट हुई? ये तो याद होगा आपको, एक सप्ताह तक का पूरा पता होगा आपको। अनिकेतन किस कवि को कहा जाता है? नहीं याद? बालकृष्ण नवीन। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। वो अपने आप को अनिकेतन कहा करता था कि मेरा कोई घर नहीं है। ए मतलब नहीं, निकेतन मतलब घर। इसकी जो रचना सबसे फेमस है वो है संशय की एक रात। कौन सी रचना? 1962 में आई थी। मिथक प्रधान रचना है। बोला था ना मैंने, पहले भी बताया था जब मिथक के बारे में समझाया। राम जी एक रात तक ये सोचते रहते हैं कि एक के लिए, सीता की मुक्ति के लिए क्या युद्ध करना जायज है, और लास्ट में वो युद्ध करने का निर्णय लेते हैं रात भर डिसीजन करने के बाद। चूंकि ये रचना 1962 में लिखी गई थी, इसलिए प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई रचना। जैसा भी आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हो, आप कह सकते हो कि हमने हिंदी साहित्य जो है ना वो रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में पढ़ा था। यानी कि एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था, उस समय पढ़ा था। हिंदी में जो टीचिंग मेथड है, शिक्षण विधियां, अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो शोधार्थी थे कीथ एचिसन, उन्होंने 1962 में दी थी टीचिंग मेथड। सबसे पहले कीथ एचिसन ने 1962 में दिया था अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो प्रश्न ये भी हो सकता है कि शिक्षण विधियों की शुरुआत कब हुई, और उसमें वो 1962 नहीं लिखेगा, वो आंसर लिख देगा, आंसर में लिख देगा भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि में। तो वो भी सही है। समझ में आया कि कुछ नहीं, कोई यहाँ पे भारत चीन युद्ध नहीं हो रहा है, उस समय ऐसा समय था, माहौल था, तो बैकग्राउंड में वो था। ठीक है। पिछले दिनों नंगे पैर महाप्रस्थान, शबरी, प्रभात पर्व, ये भी इन्होंने रचना लिखी। चैत्या, अरण्य। अरण्य है ना 1985 में काव्य संग्रह आया था, 1988 का साहित्य अकादमी है। खासे कौन सा? किरण धेनु। ये कुछ कविताएं इन्होंने लिखी हैं। महात्मा गांधी पे लिखा प्रार्थना पुरुष। क्या लिखा? प्रार्थना पुरुष। ये खंड काव्य है, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है, और उसमें लिखा है कि जब जब भी भूल कर राह भटका मैं, तुम ही झलके हे महाप्रभु, शगन तम की आंख बन मेरे। ये उन्होंने गांधी के ऊपर लिखा है कि जब भी मैं अपने रास्ते से भटका, हे महाप्रभु, तुम ही थे जिन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया, मेरी गहन अंधेरे में आंख बन के आपने काम किया। क्या पढ़ोगे? और ज्ञानपीठ मिला था इन्हें। दो खास चीजें हैं, एक तो अरण्य कविता संग्रह 1985 1988 का साहित्य अकादमी, और एक संशय की एक रात, मिथक प्रधान रचना। नरेश मेहता से दो ही बातें पूछी जाएंगी और ज्यादा पूछने की संभावना कम है इसमें। ठीक है? हाँ या ना? ये जो मैं बताता हूं ना कि ये पूछा जाएगा, इसकी पूछने की संभावना कम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है आपके लिए।
अदरवाइज फिर इनको पढ़ते रहो जिंदगी भर और इसको पढ़ पढ़ के पागल हो जाओ शाम तक, फिर पता चला एग्जाम में इसमें से कुछ नहीं आया। क्योंकि सब कवियों में से सारी रचनाओं के बारे में ढंग से पूछा जाएगा। ये जैसे ये जो मैं आपको लिखा रहा हूँ ना, हिंदी साहित्य में एक प्रॉब्लम और है, जो पेपर सेटर है ना वो भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। वो भी गाइड बुक वगैरह उठाते हैं, उनमें से प्रश्न देख लेते हैं और वहाँ से फिर प्रैक्टिकल नॉलेज तो है नहीं। जो कोचिंग वोचिंगों में पढ़ाया हुआ हो ना उसको तो प्रैक्टिकल नॉलेज रहता है, क्योंकि उसका तो रोज का काम है ना उन पे बात करना। और जो कोचिंग्स में नहीं पढ़ाता, मान लो कोई कॉलेज में पढ़ाता है, कोई कॉलेज का प्रोफेसर है, तो वो रोज उस पर बात नहीं करता और इतनी गहराई से बात नहीं करता। और कॉलेजों में कक्षाएं भी कितनी चलती है आपको मालूम है, और चलती है तो वो जिम्मेदारी के साथ वो उस टॉपिक पे नहीं आते। उनको ये पता है कि ये तो कॉलेज के लोग हैं, इनको सिखाना है, तो वो उसके अंदर तक बात करते चले जाएंगे। उनका पढ़ाने का लेवल थोड़ा अलग तरह का होता है। अगर मैं यहाँ पे कॉलेज को पढ़ा रहा होता तो ये समझ कि एक रात को बोल बोल के पूरी सुना सुना के पढ़ाता और 4-5 दिन में ख़त्म करता, क्योंकि वहाँ अलग मामला है, क्योंकि वहाँ पे वो सिलेबस का हिस्सा होती है। यहाँ पे तो सारी रचनाएं सिलेबस में है, तो सारी रचनाओं के बारे में नहीं पढ़ा। तो क्या पेपर सेटर कई बार अलग तरीके से काम करते हैं, उनका माइंड सेट अलग होता है, तो उनकी निगाह में ये जरूर रहता है फेमस रचना कौन सी है, ये उनके दिमाग में जरूर रहता है। तो वो हमेशा फेमस रचना पे ज़्यादा बात करते हैं, जो कम फेमस है उस पर ज़्यादा बात नहीं करते। जैसे कॉलेज के सिलेबस में कभी भी अगर जोड़ी गई तो जो रचना कॉलेज में या स्कूल लेवल पे जोड़ दी गई उसको वो जरूर पूछ लेंगे, और वो हमेशा फेमस रचनाएं जोड़ी जाती है। जो सामान्य रचनाएं वो नहीं जोड़ी जाती है, जिस पे अवार्ड मिल गया वो रचना याद रहती है। तो इसलिए जो टिक लगवाता हूँ, बोलता हूँ कि ये खास है, उस पर ज़्यादा ध्यान रखा करो। लिखिए नरेश मेहता, 1922 ईस्वी, शाजापुर मालवा। जन्म 1922 ईस्वी, शाजापुर मालवा। डेथ, मृत्यु, सन 2000 ईस्वी। मृत्यु सन 2000 ईस्वी। उपनाम लिख दो, नए बिंबों का सर्जक कवि। ये पढ़ा के रेस्ट लूंगा मैं थोड़ा सा। नए बिंबों का सर्जक कवि, ये पूरा करता हूं अभी, उसके बाद थोड़ा सा गैप लूंगा भाई, चाय वाय पीऊंगा मैं। नए बिंबों का सर्जक कवि, और अपने शरीर को तो बचाऊंगा कम से कम। मैं जानता हूं भाई, आप लोगों को तो मैं जानता ही हूं। फाइनल तो कोर्स पूरा होने के बाद आप मेरे खिलाफ कितना बोलने वाले हैं मैं जानता हूं। विद्यार्थियों पे क्या मैं ज़्यादा विश्वास करता नहीं, अपना शरीर क्यों खराब करें। चौथा संसार, इंदौर से पत्रकारिता, ठीक है, इंदौर से प्रकाशित होती थी। आगे चलते हैं, आगे लिखिएगा काव्य कृतियां। काव्य कृतियां, काव्य कृतियां, उसमें लिखो बन पाखी सुनो। पाखी मतलब पक्षी, बन के पक्षी। बन पाखी सुनो। बोलने दो चीड़ को, मिलके जाना, एक बार नए लोग मिलके जाना। बन पाखी सुनो, लिख लिया। बोलने दो चीड़ को, तुम मेरे मौन हो। मौन, तुम मेरे मौन हो। तो एकांत, तो एकांत, एक समर्पित एकांत, एक समर्पित महिला। हम अनिकेतन, हम अनिकेतन,
हम अनिकेतन। पिछले दिनों नंगे पैर, एक रचना का नाम लिखना, मैंने उधर लिख रखा है उसको। पिछले दिनों नंगे पैर, पिछले दिनों नंगे पैर। अगली रचना है, रचना का नाम है छीक। नंबर 9, संशय की एक रात। संशय की एक रात है जी, बता रहा हूं ना, संशय की एक रात 1962। यह मिथक प्रधान रचना है, यह मिथक प्रधान रचना है। जिसमें राम रात भर सोचते हैं कि एक सीता के लिए क्या इतना नरसंहार आवश्यक है, एक सीता के लिए क्या इतना नरसंहार आवश्यक है। ऐसा संशय रहता है राम को, युद्ध करूं कि नहीं करूं। कई युद्धों में व्यक्ति को संशय रहता है कि इस युद्ध में अब मैं वापस जाऊं कि नहीं जाऊं, लेकिन लास्ट में उसको लगता है कि नहीं, कर्तव्य पथ और कर्म पथ के हित में यही ठीक है, ये फैसला ठीक रहेगा, तो व्यक्ति नहीं चाहते हुए भी करता है। अर्जुन ने कहाँ इच्छा थी, आया ना, 18 अध्याय सुना दिए, 1-2 में मान जाता तो आगे क्यों सुनाते भगवान, लेकिन माना ही नहीं। भगवान ने 2-4-6 सुनाए, बोले नहीं, युद्ध तो नहीं कर सकता, मैं उनके साथ बचपन में खेला हूं, मेरे सगे भाई हैं, ये तो नहीं कर सकता। फिर भगवान को बताना पड़ा कि नैनम छिन्नानि शस्त्राणि नैनम दहति पावक, ना शस्त्रों के द्वारा उसको छेद किया जा सकता, ना अग्नि के द्वारा उसको जलाया जा सकता। तेरे अंदर आत्मीय आत्मा है, तू थोड़ी है, और आत्मा तो अजर अमर है। उसको सब सिखाया कि आत्मा मरती नहीं है, पूरी गीता सुनाई। गीता शास्त्र मिदम पुण्यम ये पठेत प्रेत पुमान विष्णुर पदम बापनोति भय शोकादि वर्जिता। बोले तू सीख मेरी बात को, भय और शोक से खत्म हो। गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य जय नैव संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। ये पूर्व जन्मों के बंधन के कारण तू यहाँ खड़ा है। मल निर्मोचनम पुंसाम जलिस्नानम दिने दिने शक्रत गीताम वशिष्ठानम संसार मलनाशनम। अगर तू इन बातों को फॉलो करेगा तो संसार के दुखों से दूर हो जाएगा। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं मुख पद्मनावश्य मुख पद्मा ध्वनि स्वता वार्ताम्र सर्वस्वम विष्णुर भक्ता ध्वनि सतम। गीता गंगोदकम पीतवा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर तू ये गंगोदक पीता है ना गीता का, तो पुनर्जन्म भी नहीं होगा, मोक्ष का अधिकारी बनेगा। उसको सिखाते गए तब उसने कहा ठीक है अब युद्ध करता हूं। तब जाके अर्जुन ने बाण छोड़े, वरना उसका मन हुआ ही नहीं। और वो जो कर्ण था वो तो जमीन पे निहत्था खड़ा था। उसने कह दिया योद्धाओं में ऐसे कैसे तीर चला दूं इस पे, ये तो बिना हथियार खड़ा है, मैं इस पे तीर चला दूं। वहां भी कृष्ण को समझाना पड़ा, रे सोच तुम्हारे अभिमन्यु जो है, कृष्ण तो वही इधर की उधर उधर की उधर। तुम्हारा अभिमन्यु जो है ना वो भी तो घिरा पड़ा था बेचारे, उसको मारा है इन्होंने घेर करके, एक सामान्य छोटे से लड़के को मारा है इन्होंने। सोच इनके ऊपर तो दया कर रहा है। फिर उसको लगा हाँ हाँ अब आया बदला लेने का। फिर धीरे धीरे करके उसका मूड बना, तब जाके उसने युद्ध किया। संशय की एक रात, इसमें लिख देना अंत में राम युद्ध करने का निश्चय करते हैं।
अंत में राम युद्ध करने का निश्चय करते हैं। अंत में राम युद्ध करने का निश्चय करते हैं। अब ये मिथक क्यों है भाई? क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है, केवल कल्पना के रूप में इसको सत्य मान लिया गया। ठीक है, अगले लाइन से लिखो। यह रचना भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई थी। यह रचना भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई थी। यह रचना भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई थी। आगे चलें। इसके बाद आप लिखो खंड काव्य। खंड काव्य कौन सा? प्रार्थना पुरुष। महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। प्रार्थना पुरुष डैश लगा लिखो, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित। महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। कौन? प्रार्थना पुरुष। खंड काव्य है ना ये, जिसकी प्रसिद्ध पंक्ति है, भूल कर जब भी राह भटका मैं, तुम ही झलके हे महाप्रभु। सघनतम की आंख बन मेरे। सघनतम मतलब गहरा अंधेरा। उस गहरे अंधेरे में आंख बन गए तुम गांधी, और तुम ही ने बार बार मुझे अपना रूप दिखाया। भूल कर जब भी राह भटका मैं, तुम ही झलके हे महाप्रभु। शगनतम की आंख बन मेरे। ठीक। एक लिखो महाप्रस्थान। ये पांडव लोग थे ना, इनकी मौत कैसे हुई? हिमालय में गल गए थे ना ये, उसी की कथा है। महाप्रस्थान लिखना, महाप्रस्थान पांडवों के हिमालय में गलने की कथा है। पांडवों के हिमालय में गलने की कथा है। एक लिखो सवरी। सीता के वनवास से संबंधित कथा है। सीता के वनवास से संबंधित कथा है शबरी। वैसे शबरी वो थी जो आपको पता है राम जी को बेर लाई थी, और उसको डाउट था कि राम जी को खट्टा बेर नहीं जाए, इसलिए चख चख के लाई थी। राम ने झूठे बेर खाए थे। प्रेम में तो आदमी खाता ही है। भगवान ने दुर्योधन के मेवा त्याग दिए थे और विदुर के घर पे झूठे केले खा लिए थे। प्रभात पर्व। प्रभात पर्व इसलिए तो कहता हूं आप लोगों को थोड़ा सहनशील बना करो। जो सहनशील होता है ना वो आगे जाता है। अच्छा, सहनशील नहीं बने ना आप, तो आप क्या होगा? टीचर बनते ही हेडमास्टर से लड़ोगे, जिला शिक्षा अधिकारी लड़ोगे, बाबू से लड़ोगे। क्यों? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपको पक्षपात करते नजर आएंगे। फिर आप उनसे लड़ोगे, बोले इसकी तो हाजिरी तुमने भरवा ली, 9:30 बजे आया, जब भी मैं तो 9 बजे आया, मेरी सीएल क्यों लगाई उस दिन? तो झगड़ोगे। अच्छा, सरपंच से झगड़ोगे,
क्योंकि सरपंच किसी के साथ तो ज़्यादा प्रेम रखेगा, किसी के साथ कम रखेगा। घर में पत्नी से झगड़ोगे क्योंकि वो अपने पियर वालों के लिए तो ज़्यादा खरीदारी करवाने की बात करेगी, तुम्हारे घर वालों के लिए कम की बात करेगी। ठीक है, सबसे झगड़ोगे, छोटे भाई से झगड़ोगे, हर आदमी से झगड़ोगे। इसलिए बेटर है सेंसिल बनो थोड़ा सा। सेंसिल आदमी के अपने लक्ष्य में ध्यान रखता है और सेंसिल लोगों के प्रति और लोगों की थोड़ी सी एक सिंपैथी रहती है कि कोई बात नहीं। और सहन करने के बाद आदमी छोटा नहीं बनता, बड़ा बनता। आप जा रहे थे, किसी ने तेज गति से कार चलाई और खट से पूरा पानी आपके ऊपर रोड का आ गया। अब आने के बाद एक दूसरा मोटरसाइकिल वाला देख रहा है, वो कह रहा है तेरे को मैं बताता हूं, रुक। कार के पीछे मोटरसाइकिल दौड़ा रहा है और जिसके पानी पड़ा है उसने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कपड़े चेंज कर लूँ, छोड़ो, थोड़ा धीमे चला लिया करो यार। पकड़ लिया मान लो कार वाले को, तो वो यही कहते कोई बात नहीं, थोड़ा धीरे चला लिया करो, बरसात का टाइम है, आप देख लिया करो बगल में कोई जा रहा है तो कोई बात नहीं, अब मैं कपड़े अपने चेंज कर लूँ। अब उससे क्या, वहाँ जो आम दर्शक होंगे ना, उसके बीच में वो जो कपड़े चेंज करने की बात कर रहा है उसकी इमेज बन जाएगी, देखो कितना बढ़िया आदमी है। अच्छा, वो जो मोटरसाइकिल वाला है ना, वो भी खूब एक अच्छा आदमी है, उसका क्या मतलब, वो फालतू बिना मतलब लड़ाई ले रहे हैं ना, तो आदमी तो अच्छा वो भी है, लेकिन चूंकि वो एग्रेसिव है इसलिए उसके प्रति लोगों की सहानुभूति नहीं आई। तो ये थोड़ा सा याद रखो। हिंदुस्तान के इतिहास में धोनी को अच्छे कप्तानों में गिना जाता है, कैप्टन कूल बोलते हैं उसे। उसका एक ही कारण है कि जब भी बिखरने की, गुस्सा होने की बात आई, वो गुस्सा अक्सर हुआ नहीं। तो सहनशील लोगों को आगे तक जाना पड़ता है, चले जाते हैं वो। जब तेज आंधी आती है ना, तो अरंड का पेड़ अकड़ता है, उससे टूट जाता है, नाश हो जाता है उसका। और उससे मजबूत बगल में बांस का पेड़ लग रहा है, वो अरंड से ज्यादा मजबूत है, फिर भी वो क्या करता है, जब आंधी आती है ना तो बिल्कुल जमीन तक टच कर जाता है, फिर जैसे ही वापस आ जाता है, उसका अस्तित्व बना रहता है, टूटता नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी चीजों पर एडजस्ट किया करो। बोले आज पीजी वालों ने दाल सही नहीं बनाई, तो दो तरीके हैं, या तो गुस्सा झाड़ दो, तुमको पैसे दिए पूरे, कोई एहसान नहीं करे, दाल ढंग के आनी चाहिए। एक ये है कि उसको प्रेम से कह दो, बोले आज दाल बढ़िया बनाई थी आपने वैसे तो, पर थोड़ा उसमें है ना छौंक वोंक बढ़िया लगाते ना तो और मजा आता, वैसे बढ़िया थी ठीक है, पर आपने थोड़ा उसमें और मसाला वसाला ढंग का डलवा दिया करो। तो आपकी बात तो वही है, आप अब भी यही कहना चाहते हो, वो जब भी यही कहना चाहते थे, लेकिन क्या कहने के तरीके थोड़े से अच्छे होने चाहिए। और सहनशील व्यक्ति ऐसा कर सकता है। गुस्से वाला आदमी तो क्या कहेगा, वो तो सीधे जाके झाड़ेगा, एहसान कर रहे हो क्या, और कोई दूसरा समझाएगा ना उसको और कहेगा मैं खाए बिना रह जाऊं पर कहे बिना नहीं रहूंगा। अबे देवता, ये तो सब जानते हैं। कई लोगों की ऐसी आदत होती है,